उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। आप ये ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास पागल खाना, वैसे नाम और पुस्तक का जो शीर्षक है वो चौंकाता है, थोड़ा हैरान करता है। हमें शुरुआत में हैरान जरूर करेगा, लेकिन बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है व्यवस्था पर, सत्ता पर, समाज की सोच पर और मानसिकता पर। क्या घर में है वृद्ध या पागल खाने में? यानी वृद्धों की स्थिति क्या हो चली है परिवार में, समाज में, उस पर ये उपन्यास बेबाकी से कटाक्ष करता है, व्यंग करता है, सवाल खड़ा करता है। और बाजार में आदमी के लिए तलाश जारी है। सामाजिक व्यवस्था पर बाजार हावी होता चला जा रहा है। सत्ता संस्थान भी ऐसा लगता है कि बाजार के सामने सरेंडर कर चुकी है। समाज दिशाहीन, बेसहारा, और ऐसे में वृत्तों का क्या होगा? या जो विचारवान है, चिंतनशील है, वो किस तरह से बेगाने हैं, या पगलाए हुए? पागल खाना या किसको कहा है, इस पर तो हम थोड़ा ठहर करके आते हैं। उपन्यास में बहुत मज़ेदार घटना ये होगी कि बाजार से बाबा वाद तक की यात्रा ये उपन्यास इस तरह से बताता है कि किस तरह की हवा बह रही है। और संवेदनशील व्यक्ति या भविष्य को समझने वाला क्यों कर पागल समझा जाता है या पागल करार दे दिया जाता है अपनों के द्वारा, जिसने पाल पोष कर बड़ा किया है। उस व्यक्ति को बार बार ये सुनने को मिले कि आप तो पागल हो, पगला गए हो। उपन्यास में इस अर्थ में ज्ञान चतुर्वेदी का ये पागलखाना उपन्यास बेहद महत्वपूर्ण है। समाज, परिवार, और परिवार में बुजुर्ग की स्थिति या बुजुर्ग को किस नज़रिए से देखा जा रहा है, नज़रिया क्यों कर बदलता जा रहा है। यहाँ पर पागल, पगलाया और पागलपन समानार्थी शब्द नहीं है। बाकायदा जब आप इस उपन्यास से गुजरते हैं तो ये शब्द सैकड़ों बार आएगा, अलग अलग तरह से। परिवार वाले बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, बाजार बोलेगा, और डॉक्टर भी कहेगा कि आप पागल हो। इस पर बहुत ज़बरदस्त संवाद है कि पागल खाना नहीं, पागलों का डॉक्टर। डॉक्टर है, अस्पताल है या शोरूम है, इलाज करता है पगलाए हुए लोगों का। तो दो बाहर बैठे हुए हैं, वो कहता है कि भाई हमें यहाँ क्यों लाया गया है, पागल डॉक्टर के पास, हम तो पागल नहीं हैं। बोला कि लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। तो दूसरा कहता है कि हर पागल ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो यहाँ पर पाठक समझ जाता है कि कौन किसको पागल कह रहा है, क्यों कह रहा है, और वाकई में वास्तव में पागल है कौन। इस तरह से व्यंग शैली में ये उपन्यास पाठक को बांध करके रखता है कि घर वाले, बेटे बेटी, बहू, बीवी अपने ही पति को पागल कह रही है, करार दे रही है, पागल के डॉक्टर तक लेके जा रहे हैं। और वो कहता है कि पागल मैं नहीं, तुम हो। तुम घर को कबाड़ खाना बना रहे हो, पागल तुम हो।
बाजार को नहीं समझ रहे हो, बाजार की चाल को नहीं समझ रहे हो, बाजार के विज्ञापन की भाषा को नहीं समझ रहे हो, और तुम खुद पागल हो गए हो। तुम बचो इस बाजार से और इस पागलपन से बचो। पागल खाना जब कहा जाता है तो पागल खाना हॉस्पिटल की तरह आगरा का पागल खाना नहीं है ये, जहाँ पागल रहते हैं। ये पागल खाना वो है जो परिवार का परिवार, गांव, मोहल्ला, शहर पूरा पागल खाना है। और उसमें कुछ संवेदनशील व्यक्तियों को पागल करार दे दिया जाता है, डॉक्टर को दिखाया भी जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन पागल है, कौन पगलाया है, वास्तव में पागल कौन है। तो ये मज़ेदार शैली में लिखा गया ऐसा उपन्यास है जो पढ़ते हुए भी बेचैन भी करता है, चिंतित भी करता है, सोचने पर मजबूर भी करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी दिशा सही है? तो सवाल ये उठता है कि हमारी दिशा बिल्कुल भी सही नहीं है। बाजार हमें जकड़ रहा है, हम बाजार के शिकंजे में हैं। सरकार तक भी निर्णय नहीं ले पा रही है क्योंकि सरकार खुद बाजार के आगे नतमस्तक है। सारी चीज़ें बाजार के अनुरूप चल रही है। समाज की, परिवार की, व्यक्ति की, बच्चों की, स्त्रियों की सोच पर बाजार हावी है। सो ये पागल हो चुके हैं। और जो इस पागलपन से बचा हुआ है, वो लोग जो पागल बाजार ने कर दिया है, वो उसको पागल कहते हैं जो इन पर उंगली उठाता है। तो इस तरह से ये उपन्यास बड़े ही मज़ेदार तरीके से चलता है और पाठक को सहज तरीके से समझाने में सफल होता है। तो कह सकते हैं कि बाजार के खिलाफ है, जो भी बाजार के खिलाफ है वह पागल है, पागल करार दिया जाता है। और देखिए, बाजार के लिए, परिवार के लिए पागल कौन है? बाजार के लिए और परिवार के लिए जो पागल है वो उनको पागल कहता है जो बाजार के अनुरूप ढलते चले जा रहे हैं, बाजार के बहकावे में आ रहे हैं। बाजार लगातार बहका रहा है और वो बहक रहे हैं। जो बहक गया वो पागल है, और इसमें हम सब शामिल हैं। वो नहीं जो पागल खाने में रहते हैं, वो नहीं जो डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक ये उपन्यास है। और जिस तरह से पागल डॉक्टर के सामने जिसे लेकर के जाया जा रहा है, वो डॉक्टर से बहस करता है, और जो मरीज डॉक्टर की बाहर लाइन लगाए बैठे हैं, वो भी जब चर्चा करते हैं तो उस संवाद से भी कुछ ऐसी व्यंग्यात्मक संवाद नज़र आता है कि आप चौंक चौंक पड़ते हैं, भौचक रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और लेखक की समझ को, सोच को, अवधारणा को दाद देनी पड़ती है कि लेखक ने आखिरकार ये नायक जो बनाया, ये ख्याल, ये विचार कैसे आया। ये उनके उस सोच पर सलाम करते हैं। पागलपन सवार है सभी पर, पागल कौन नहीं है। सवाल ये उठता है कि पागल हम सभी हो चुके हैं। इसलिए पागल हो चुके हैं कि जो आवश्यकता की चीज़ नहीं है उसे भी हम ले आ रहे हैं, और आवश्यकता हमारी नहीं है, महसूस भी नहीं हो रही है, लेकिन बाजार कह रहा है। ये टीवी पर आने वाले विज्ञापन या जगह जगह लगाए जाने वाले विज्ञापन, होल्डिंग, पैम्पलेट, विज्ञापन के कई हजारों तरीके हैं। हीरोइन कहती है, हाल ही में नहाई हुई साबुन से, वो साबुन के बारे में कह रही है, हर चीज़ के बारे में बता रही है, वो बता रही है और आप समझ रहे हैं, और हम जाकर के बाजार से ले आ रहे हैं। तो पागल कौन नहीं है, सवाल ये उठता है। नायक, जो उपन्यास का नायक है, वो शुरू से अंत तक पागल दिखाया गया है, बोला गया, बताया गया है,
और उसका पागलपन का इलाज भी घर वाले करवा रहे हैं, दवाई भी दिलवा रहे हैं। और एक घटनाक्रम जो होता है जिससे किसी को भी लगेगा कि ये हरकत तो पागल ही कर सकता है, लेकिन पाठक समझ जाता है कि ये समझाने का तरीका है लेखक का, पागल वो नहीं, पागल हम हैं, जिसे इशारे में बताया जा रहा है कि अगर हम घर में रहेंगे, अगर हम मोहल्ले में रहेंगे, अगर हम शहर में रहेंगे तो बाजार से बच नहीं सकते। बाजार कहाँ नहीं है, बाजार हर जगह पहुंचा हुआ है। और ये उपन्यास भी मुझे लगता है कि जब लिखा ही जा रहा था तब तक ऑनलाइन परचेजिंग की शुरुआत हुई होगी। अब तो ऑनलाइन हर घर में ऑनलाइन सामान लेकर के आने वाला कुरियर वाला सुबह शाम दोपहर दरवाज़ा खटखटाता सुनाई पड़ता है, कभी इस पड़ोस में कभी उस पड़ोस में, कभी खुद के आ रहा है कभी सामने वाले के आ रहा है। ये क्या है? ये बाजार आपकी चौखट पर है, बाजार आपके हाथ में इस मोबाइल के अंदर, जो खुद कह रहा है कि ये चीज़ लीजिए। आप मोबाइल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। क्या है, क्यों देखेंगे टीवी? टीवी तो आपके हाथ में, और उसी के थ्रू बाजार आपके सामने है। वो आपको बताता है कि ये चीज़ लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरत है, आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए ही है। और ठगी भी आपसे की जा रही है और हम ठगे जा रहे हैं। तो पागल नहीं हुई क्या? तो सवाल ये उठता है कि पाठक सहज ही समझ जाता है कि पागल कौन नहीं है। हम सब उस पागलपन के शिकार हुए जा रहे हैं। नायक शुरू से अंत तक दिखाई पड़ता है और उसे पागल बराबर कहा जाता है। डॉक्टर भी घोषित रूप से कह देता है कि ये पागल है और इनका इलाज होना चाहिए। अब डॉक्टर और बाजार के नेक्सस पर हम बात करेंगे, बाजार से बाबावाद पर बात करेंगे अगर वक्त रहा तो। अन्यथा आपकी अगर राय टिप्पणी मिली, सवाल हुए, तो मैं दूसरे वीडियो में नमूदर हूँगा, तब मैं इन चीज़ों पर खुलासा कर सकूँगा। क्योंकि वो उपन्यास लघु का ही नहीं, लगभग अच्छा खासा है और कई चीज़ें इसमें उठाई गई है जो हमसे संबंधित है, हर व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वो मजदूर हो, नौकरी पेशा हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो। कोई बाजार से बचा हुआ नहीं है। वो बाजार के पागलपन से बचकर नहीं रह पा रहा है, और जो रह पा रहे हैं बहुत कम लोग हैं, और जो बहुत कम लोग हैं उन्हें ही पागल घोषित किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये भी बाजार का एक षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र कैसे है वो हम सुनते हैं। नायक के सिवा सभी यहाँ बाजार के साथ हैं। यहाँ उपन्यास का जो नायक बुजुर्ग है, परिवार का मुखिया है, उसके सिवाय सब के सब बाजार के वकील है, बाजार के पक्ष में खड़े हैं। बाजार के विरोध में इस समय कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। सरकार कहती है उससे टैक्स मिल रहा है और टैक्स से हम सरकार चला रहे हैं और उसी टैक्स से विकास कर रहे हैं। तो सरकार क्यों कर उसके खिलाफ है? वो गलती भी कर रहे हैं, वो मिलावट भी कर रहे हैं, वो मिलावटखोरी भी कर रहे हैं, और मिलावटखोरी को चेक करने वाले विभाग चेक भी करते हैं और वहाँ से वो किस तरह से बरी हो जाते हैं। यानी मिलावटखोरी भी जारी रह सकती है। यानी बाजार के खिलाफ सत्ता नहीं है, उसके विभाग बिल्कुल भी नहीं है, या कहें कि जो खिलाफ होता है उसे खरीद लेता है। उसका शिकंजा हमारी गर्दन तक पहुंच रहा है, बाजार का। तो बाजार किस तरह से हावी है हम पर, हमारे दिमाग पर, यह हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि हम बाजार से कैसे बचें। क्या बाजार से हम बच भी सकते हैं क्या? तो नायक धारा के खिलाफ है। ये जो धारा बह रही है, जो ये हवा बह रही है, इसलिए उसे बाजार पागल करार देता है। साथ में परिवार के सदस्य भी,
क्यों कर पागल कहते हैं, इस पर हम आते हैं। और यूँ भी कहा जाता है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति को सटिया जाना कहते हैं, जब वो कुछ समाज के और बाजार के अनुरूप बात नहीं करता, धारा के खिलाफ बोलता है, तब कह दिया जाता है कि ये तो सटिया गया है, यानी पगला गया है। क्यों सटिया गया है? क्योंकि उसकी स्मृति चली गई है, सपने खत्म कर दिए गए हैं। और वो इन्हीं के खिलाफ। किसने स्मृति को खत्म किया, किसने सपनों को खत्म किया? वो उस मानवीयता को बचाने के प्रयास करता है, और इस मानवीयता के बचाने के प्रयास में बाजार उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। बाजार चाहता है, और उसके बाजार के पुरजे डॉक्टर जो उसे पागल घोषित कर देता है, क्योंकि तकनीकी रूप से जो डॉक्टर कह देगा और अंतिम सर्टिफिकेट डॉक्टर का ही माना जाएगा। और वैसे भी कौन आदमी इस दौर में पागलपन का शिकार नहीं हो रहा है? हम बाजार के शिकार हैं, अब पगलाए हुए हैं। हम अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, हम पागल हुए जा रहे हैं। हम मोबाइल के इस हद तक एडिक्शन के शिकार हो गए हैं कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। ज़रूरी काम छोड़ करके भी इसमें लगे हुए हैं। ये भी बाजार का एक हथकंडा है, और इसके शिकंजे में युवा वर्ग सारा आ चुका है। तो इस तरह से पागलपन के हम शिकार है। और यहाँ तक कि जो बाजार के खिलाफ होता है, बाजार उसे पागल करार देता है, घोषित कर देता है। उसका पुर्जा डॉक्टर ये काम बखूबी कर रहा है। डॉक्टर को बाजार का पुर्जा क्यों कहा गया है, आप समझ गए होंगे, अन्यथा इस पर हम अगले वीडियो में बात कर सकेंगे। क्योंकि मध्यम वर्गीय मानसिकता बाजार के साथ है। बाजार का शिकंजा पहले आपकी स्मृति को साफ करता है, खत्म करता है। इसको तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो इस पर बात करते हैं। और जिसे लोग सपने देखते हैं, सपने कब देख पाते हैं? जब गहरी नींद में होते हैं या भविष्य का सपना देखते हैं। स्मृति का मतलब यह है कि जब हमें स्मरण में पुरानी बातें याद आती हैं, हम टीवी के सामने होते हैं, हम मोबाइल के सामने होते हैं, हम दसियों मोबाइल नंबर याद रखते थे, अब मोबाइल खुद नाम सहित मोबाइल नंबर याद करता है, फीड रखता है। सो हम हमारे मोबाइल के अलावा किसी के मोबाइल नंबर हमें याद नहीं रहते, यानी स्मृति भी खत्म हो चली है। सपने हम किस तरह से देखें? जो सपने हम देखते हैं कल्पनाशीलता के, भविष्य की, बेहतर भविष्य के, वो बेहतर भविष्य के नहीं, हम भविष्य को बिगाड़ने वाले कृत्य करते जा रहे हैं। सपना हमें बाजार दे रहा है, और उस बाई प्रोडक्ट बाजार को, उसके दिए हुए सपने को, उसकी कही हुई बात को, उसकी दी हुई आकांक्षा को हम पूरी करते हैं। इस तरह से बाजार के साथ बाजार हमें चार दीवारी तक आकर के खड़ा हो गया है। तो पागल को नायक कहा गया। पागल की यहाँ कोई नहीं सुनता। जब कोई व्यक्ति जिस बात को कहे और उस बात को लोग नज़रअंदाज करते रहें, और लोग ये कहने लग जाएं कि आप समय के साथ नहीं हो, आप पागल हो, तो जो सही बात कहने वाला है वो पागल करार दिया जा रहा है इस दौर में। यानी बाजार के जो साथ नहीं है उसे पागल कह दिया जाता है, कह दिया जा रहा है। बाजार की चाहत है कि उसके खिलाफ जो है वो सब पागल है, जो उसके साथ है वो, जो उसके सपना जो वो दिखा रहा है और उसी सपने को देख रहे हैं, बाजार के साथ है, वही प्रतिभावान है, वही समझदार है। उदाहरण के लिए, पड़ोस में नई कार का मॉडल कोई लेकर के आया। अब इसकी प्रतिक्रिया
देखिए कि स्वतः ही होती है बाजार कैसे काम करता है। पड़ोसी गाड़ी लेके आया, दूसरा पड़ोसी देख रहा है, परिवार में चर्चा कर रहा है कि बड़ी कार आई है, नया मॉडल है। उनकी इच्छा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है कि कार रखेंगे, लेकिन पड़ोस में नई कार आई। अब घर वाले बात करते हैं कि कार तो अपने भी होनी चाहिए। जब कल तक उन्होंने नहीं सोचा कि कार होनी चाहिए, तो पड़ोस में जब कार आई तभी उनकी इच्छा क्यों डेवलप हुई। तो सवाल ये उठता है कि मानसिकता किस तरह से काम कर रही है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, इच्छा भी नहीं है, फिर भी घर वाले उस पर विचार कर रहे हैं और ये और सोच रहे हैं कि इसकी कार आ गई है, इसका स्तर बढ़ गया है, ये तो दिव्य हो गया है। और उसे देख करके उसकी दिव्यता के आगे खुद में हीनता बहुत आ जाता है, वो हीनता के शिकार हो जाते हैं। जब चलते हैं तो गर्दन झुका के चलते हैं, इसलिए कि कोई ये ना कह दे कि भाई पड़ोस में कार आ गई, अब तो आके भी आनी चाहिए। लोगों की मानसिकता देखिए कि भाई उसको ज़रूरत होगी, वो ले आया, वो ले आया, तो इसका मतलब ये भी होता है कि वो भी लाए, वो भी लाए, सभी लाए। क्यों? यह है अंधी दौड़, ये है बाजार का काम जो कर रहा है। बाजार भी यही चाहता है कि आपकी मोटरसाइकिल हम ले लेंगे और इसकी कीमत भी हम देंगे, आप तो ये कार लीजिए। हैसियत नहीं है, कोई बात नहीं है। बाजार खड़ा है, यानी बैंक भी खड़ा है, बैंक भी साथ में है, वो देगा, किस्तों में देगा। आप 20-25 किस्तों में चुकता कीजिए, अभी कार लीजिए, अभी उपयोग कीजिए। बाजार इस तरह से लोगों को अपने शिकंजे में कस लेता है। तो नायक जैसा कि बताता है कि उसने सबसे पहले बाजार में स्मृति को खत्म किया। सपने की खोज में वो बाजार पहुंचता है कि बाजार में देखिए, एक व्यंग देखिए कि किस तरह से रचनाकार ने स्थितियों पर व्यंग किया है कि बाजार में सब बिकता है, शोरूमों में सब चीज़ें मिलती हैं। तो एक शोरूम में जाके कहता है कि भाई मेरी स्मृति नहीं रही, मुझे स्मृति चाहिए, मेरे सपने न रहे, मुझे सपने चाहिए। तो वो कहता है, बाजार कहता है कि उसका मूल्य क्या होगा। तब हम देखें कि आप क्या चीज़ मांग रहे हैं। वो कहता है ग्राहक कि वो तो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। बाजार कहता है कि अगर वो अनमोल है, अगर उसका मूल्य नहीं है, तो उसका बीमा नहीं हो सकता, क्योंकि बीमा उसी चीज़ का होता है जिसकी कीमत होती है, कीमत का आकलन किया जाता है और उसी का फिर हम इंश्योरेंस करते हैं। अगर आपके सपने, स्मृति जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका बीमा नहीं हो सकता, इसका मतलब वो बाजार में नहीं बिकती। यानी बाजार में सब चीज़ बिकती है, ये स्मृति क्या है, ये सपने क्या है। तो इस तरह से बाजार के सामने ग्राहक है, लेकिन जो चीज़ें बाजार के पास, जो बाजार ने खत्म कर दी है, जो बाजार की, जो आदमी की ज़रूरत है वो बाजार ने खत्म कर दी है। आदमी की जो आवश्यकता है, आवश्यक नीड है, वो खत्म कर दी है। अनावश्यक चीज़ें पैदा करके, अनावश्यक चीज़ों से घर को कबाड़ खाना बना दिया है। लोग पागल खाने में रह रहे हैं। तो बाजार ही कहता है कि जिसका बीमा नहीं हो सकता, जिसका मूल्य नहीं है उसका बीमा नहीं हो सकता, और जिसका बीमा नहीं हो सकता इसलिए वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और फिर कैसे अनमोल, वो बाजार के लिए उपयोगी नहीं है। बाजार ग्राहक के आगे झुकता है। किस तरह से, देखिए इसको भी हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बाजार में जाता है तो बाजार में शोरूम वाला किस तरह से पेश आता है। वो कहेगा, और कई बार प्यार से बोलेगा, और कहेगा, कुछ 2-4 बार सॉरी बोलेगा, और कई बार बेवजह सॉरी बोलेगा। बाजार
ग्राहक को किस तरह से पटाता है, बाजार किस तरह से ग्राहक को चुंगल में लेता है। इस पर ध्यान किया गया है कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी सॉरी कहेगा और 2-4 बार वैसे ही सॉरी कहेगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सॉरी क्यों बोल रहा है। तो ग्राहक को पटाने का तरीका, आपको चाय पिलाई जाएगी, भाई आप चाय पीते हैं कि नहीं, नहीं पूछेगा। मैं जब भी जाता हूँ चाय नहीं पीता, चाय पीता ही नहीं हूँ, तो दुकानदार की चाय कैसे पिएंगे। इसलिए अगर सामान पसंद नहीं आया तो सेकंड में वहाँ से उठ जाएंगे, क्योंकि हमने उनका नमक नहीं खाया। लेकिन बाजार आपको नमक भी खिलाता है, 2.5 रुपये की चाय पिला करके आपसे 250 रुपये निकालता है। तो जो बाजार के खिलाफ है वो पागल है। बाजार के मनोविज्ञान पर एक चोट करने के लिए एक ऐसा कथ्य, एक ऐसा शिल्प रचा गया है जिसकी हम दाद देते हैं कि बाजार का नायक सुरंग के सामने है। अब ये किस तरह से कथ्य रचा गया होगा, इस पर हम विचार कर सकते हैं। इसके बारे में मैं जब तक नहीं बताऊंगा, उपन्यास के बारे में आप समझ नहीं सकेंगे। उपन्यास की थीम यह है कि वो बाजार है और सभी बाजार के ग्राहक हैं, वस्तुओं के ग्राहक हैं। नायक बताया गया है कि बाजार के खिलाफ है और वो बाजार के विरोध में है। बाजार सब जगह है, बाजार कहाँ नहीं है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ बाजार मिलेगा। तो इसलिए बाजार से बचने के लिए उपन्यासकार ने एक थीम बनाई कि बाजार जहाँ भी जाऊँगा, पहाड़ पर जाऊँगा, गांव में जाऊँगा, झोंपड़ी में रह लूँगा, 3 झोंपड़ी भी वहाँ पे बाजार पहुँचूँगा, तो कहाँ आ जाए। तो वो कहता है कि गटर में और सुरंग के अलावा कहीं भी बाजार से नहीं बच सकते। इसलिए उपन्यास का नायक सुरंग खोदता है। जब वो रोज़ सुबह उठ कर के जाता है फावड़ा गेंती लेकर के, और कई बार वो गंदा होकर के घर पहुंचता है, तो घर वाले पूछते हैं कि क्या हो रहा है। बोला मैं अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहे हैं। तो इसलिए उसको पागल घोषित किया जाएगा और डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। इस तरह से एक ऐसा थीम खड़ा किया जाता है, एक प्रतीक में ये बातें कही जाती है कि एक तरफ लगे कि वाकई में वो समाज परिवार के अनुसार नहीं चल रहा। सुरंग किस लिए खोद रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा नहीं बताता, क्योंकि वो बाजार के साथ, बाजार के खिलाफ है और ये बाजार के पक्षधर है। ये जासूस ये जाकर के बता देंगे। वो बाजार से बचने के लिए सुरंग खोदता है और सुरंग में रहता है। जब खोदते खोदते लंबा समय हो जाता है तो बगल में आवाज़ आती है, तो उसे एहसास होता है कि बगल में कोई दूसरा व्यक्ति भी सुरंग खोद रहा है बाजार से बचने के लिए। तो कहा जाता है कि वो बाजार से बचने के लिए खोद रहा है। लेखक लिखता है कि दूसरा बाजार में डूबने से बचने के लिए खोद रहा है। अब जब लगातार बाजार के से बचने के लिए ये तरीका खोजा गया कि एकमात्र सुरंग ही है, इसको खोद करके इसी से निकला जा सकता है। अब ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि रचनाकार के दिमाग में ये रहा हो कि सुरंगें पहले भी खुदती रही है, अभी भी पहाड़ खोद करके ट्रेनें निकाली जा रही है। और राजा का महल, राजा के महल से सुरंग निकलती थी, किले से बाहर जंगल में पहुंचती थी। जब कभी किले पर आक्रमण हो दुश्मन का, तो राजा जी सुरंग के द्वारा महल से बाहर जंगल में पहुंच जाएगा और दुश्मन को राजा हाथ नहीं लगेगा। ठीक इसी तर्ज पर बाजार जब सब जगह बाजार का हमला हो चुका है, तो बाजार से कहाँ बचा जा सकता है, तो सुरंग के द्वारा वो भागता है। उसी तरह से सुरंग खोदी जाती है, 10-15 दिन महीने लगते हैं। और एक चीज़ और देखिए, किसी के साथ एक घटनाक्रम और होता है जो मज़ेदार है, वो भी जान लेना इसलिए ज़रूरी है। सुरंग का पता चल गया कि सुरंग खुद रही है, बाजार को भनक लग गई, तो बाजार हड़बड़ा जाता है। ऊपर तक फ़ोन किए जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि वो कौन पागल है जो बाजार के खिलाफ है। इसकी खोजबीन की जाए, जानकारी ली जाए।
कि कौन लोग है और हमारे बाजार के खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है। इसको किसी भी तरह से रोका जाना चाहिए, इसको हमारे साथ होना चाहिए, इसको कई तरह की योजनाएं दी जाए, लालच दिया जाए कि ये बाजार के खिलाफ क्यों है। अगर आज एक है तो कल 10 होंगे, सैकड़ों होंगे। ये एक भी हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए इसको पकड़िए जहाँ भी हो सके। तो बाजार एक एक दृश्य ये उभरता है कि जिसमें वो बाजार से बाहर बाहर जा रहा है सुरंग के माध्यम से। अगर इस उपन्यास का एक पैरा न पढ़ा जाए तो समझ में नहीं आएगा। सो हम पेज नंबर 136 समकालीन विमर्शवादी उपन्यास जो आप देख रहे हैं, इसके एक पैरा देखिए कि कथानायक को बाजार का हमला बुरी तरह से डरा रहा है। वह बाजार से दूर, बहुत दूर भाग जाना चाहता है, पर उसे असामान्य करार दिया जाता है। उसके पागल हो जाने के पीछे एकमात्र बाजार है। बाजार से बचना ही उसकी मूल समस्या है। घर वाले उसकी समस्या को समस्या ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो बाजार के साथ है, जबकि उसकी हर बात में बाजार है। वह जब भी बाजार की बात कहता है उसे उसका पागलपन समझा जाता है। वह बाजार से भागना चाहता है, लेकिन बाजार से भागा नहीं जा सकता। कहीं भी जाओ, एक से निकलकर दूसरे बाजार में पहुंचा दिए जाओगे। जब हर रास्ता बाजार में जाकर खुलता है, ऐसे में उससे कैसे बचा जाए? जमीन पर उसी का साम्राज्य है। सो वह बाजार से बचाव स्वरूप सुरंग को पाता है, और सुरंग होती है भागने के लिए। राजा भी सुरंग से भागते रहे। तो बाजार से बचने के लिए कोई जगह नहीं। नायक को सुरंग और गटर के अलावा कहीं शरण नहीं मिलती। वो बचने छुपने के लिए छुपकर गहरी सुरंग खोदता है। आज जब बात बात पर बाजार बीच में आ जाता है, हर एक पर बाजार हावी हो चला है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं बच पाता, तब सुरंग ही प्रतीक बनती है बाजार के बचाव में। दूसरा पैरा लघ्यात 137 का देखिए। किंतु किंतु कोई बाजार से भागने की सोच भी कैसे सकता है? बाजार प्रतिक्रिया देता है, गहन मंथन होता है, विचार विमर्श किया जाता है। पहली बात है कि ऐसा सोचा कैसे गया, ये कौन व्यक्ति है, इतना सोचने की जरूरत कैसे पड़ी, और इसको अगर सोचना भी है तो हमारी इजाज़त से सोचना चाहिए, क्योंकि हमने इतना पैसा लगा रखा है बाजार के लिए। और बाजार के खिलाफ तो कोई होना ही नहीं चाहिए, बाजार के पक्षधर होने चाहिए, बाजार के एजेंट होने चाहिए। तो इस पर कहते हैं कि बाजार को सलाह मिली कि कोई पागल है, और पागल को लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सलाह पर बाजार बुरी तरह नाराज होकर अपने नुमाइंदों को चेतावनी देता है। अब ये उपन्यास में लिखा पेज नंबर 127 पर, आज जिस रास्ते पर एक पागल जा रहा है, कल सारे लोग उस रास्ते पर चल सकते हैं। दुनिया में कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि किसी एक पागल ने रास्ता दिखाया और लाखों लोग उस पर चल दिए। गौर फरमाइए क्या बात कही है कि जो रास्ता दिखाते हैं उसे समाज पागल कहता है, आने वाली पीढ़ी कहती है कि उसने रास्ता दिखाया। और कई बार ये भी होता है कि बाद वाली पीढ़ी फिर पागल करार देती है। गांधी जी को अंतिम समय में देश आज़ाद होने के बाद गोली मारने वाले कुछ ऐसा ही कह रहे थे, और अभी फिर वो वही बात कह रहे हैं कि कौन सही था, कौन गलत था। तो सही को गलत कह देना ये एक परंपरा है। इसलिए ये कोटेशन, ये वाक्य बहुत मारक है। पागल को नज़रअंदाज करने की कहने वाले को तुरंत मुअत्तल कर दिया जाता है। बाजार एक्शन लेता है कि तुम सोच नहीं सके, समझ नहीं सके कि बाजार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र को कह रहे कि एक पागल की करतूत है। नहीं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस पर एक्शन लेंगे। आज एक चलाए, कल 10 चलेंगे, और एक दिन वो रास्ता बना लेगा, सब उस पर चल पड़ेंगे, तो बाजार कौन आएगा?
वो बाजार के सिद्धांतों की याद दिलाता है। क्या है सिद्धांत बाजार के? आदमी की सांस पर भी कब्जा होना चाहिए बाजार का, समझे? प्राण बाजार की मुट्ठी में है और मन बाजार से पूछ कर ही चले, ऐसा प्लान है। तब सुरंग कैसे बन रही है? इतना गजब का प्लान किसी के दिमाग में आ सकता है? और तुम कह रहे हो पागल है। पागल आदमी ऐसा सोच सकता है? बाजार से बचने की सोच ही नहीं सकता। सब बाजार के अनुरूप चल रहा है। आईएएस नेता बाबा बाबा तक बाजार की जंग में आ गए, तो ये कौन है ऐसा? आज तक ऐसा शख्स नहीं हुआ जो बाजार के खिलाफ सोच सके। इसलिए उस व्यक्ति को जो नज़रअंदाज करता है, उससे कहा जाता है कि ये व्यक्ति बाजार के अनुकूल नहीं है, इसको मुअत्तल करो, रफा दफा करो इसको इसी वक्त। कोई शख्स बाजार से भागे, इससे बाजार के सेंटिमेंट्स को बड़ी चोट पहुंचेगी। और जो सेंसेक्स गिरता है तो बाजार के मलबे में हजारों दब कर मर जाते हैं। देखिए और आगे देखिए, बाजार के हित में है कि ग्राहक सोचे ही नहीं, दिमाग न लगावे, लोगों को सोचने समझने का अवसर न मिले, बाजार इतना अवसर न दे। बाजार तो बाजार खड़ा रखे, नई नई प्रोडक्ट लाए। एक ही कार कंपनी 15-15 मॉडल क्यों लेकर के आ रही है? उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि सोचना भी बाजार का काम है। अब ये काम भी बाजार करता है। इस उपन्यास की बहुत बड़ी खूबी, पागलखाना शीर्षक को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरा समाज, पूरा देश इस ओर बढ़ चुका है और जो सोचते हैं उसके लिए भी चुनौती आ रही है। अगर उन्हें सोचना ही है तो बाजार के बारे में, बाजार में ही उलझ कर रहे हैं कि उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं रहे। आदमी का हंसना, रोना, उठना, बैठना सब बाजार के साथ होना चाहिए। जब तक ऐसा दिन नहीं आ जाता तब तक सतर्क रहना होगा। बाजार के विज्ञापनों में यही सब तो होता है। ग्राहक को हर सूरत में बाजार में लाना, जोड़ना, कोई भाग कर न जा पाए। आओ उपन्यास का अंत का छोटी सी झलक दे करके हम बात आज ख़त्म करेंगे कि जब ये सुरंग खोदता है तो सुरंग खोदते खोदते उसको भी पता नहीं था कि कहाँ जाएगी। ये एक रहस्य है रचनाकार का, और इसी में बहुत बड़ा इशारा है कि उसे बहुत दिनों तक खोदता रहा, दाढ़ी बढ़ गई और वो जो सुरंग खोद करके जहाँ निकली वो एक मंदिर के अंदर जा कर के निकलती है। जहाँ मूर्ति थी वहीं वो निकलता है। पुजारी आता है, दंग रह जाता है, ये भूत प्रेत कौन आ गया? चारों तरफ से मंदिर बंद है, कोई यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये व्यक्ति कहाँ से निकल के आया? वो सोचता है, डर जाता है पहले, फिर डर से किसी तरह काबू करता है, बोला कि इसका भी उपयोग किया जा सकता है। और वो घोषणा कर देता है कि साक्षात बाबा पैदा हो गए हैं हमारे मंदिर में। और ताज्जुब करोगे कि एक सप्ताह के अंदर उस मंदिर में लोगों की तांता लग जाता है और उस मंदिर के सामने एक दुकान नहीं थी, अब 2500 दुकान आ जाती है और उससे कह दिया जाता है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप तो सिर्फ चुपचाप बैठिए, आपकी आव भगत होगी, आपकी देखभाल होगी, खाना पीना मिलेगा, सब होगा। और इस तरह से वो बाबा बन जाता है, बाजार से बचकर बाबा बन जाता है और बाजार फिर उसके यहाँ पहुँच जाता है। तो इस तरह से बाजार से बचकर आप कहाँ जाओगे? बाजार से बाबावाद तक सफ़र इस उपन्यास में फिर कहा जाता है कि पागल खाना में तब्दील हो चुका है। हमारी एजुकेशन क्या कर रही है? वो भी बाजार की जद में आ चुकी है। तो बाजार से बचेगा कैसे? वो बाजार से बचेगा तो जहाँ भी जाएगा बाजार वहाँ होगा और बाजार उसका इस्तेमाल करेगा। उसने सही कहा था कि सोचने का काम भी हम करेंगे। इतनी ज़रूरत किसने की उसको पकड़ा जाए, उसको रोका जाए, और यही हुआ। निष्कर्ष स्वतः ही निकल के आता है। तो ये दाद देनी पड़ेगी ज्ञान चतुर्वेदी के इस सोच को, इस कल्पना को, कि जिस तरह से एक नायक को बनाया गया और वो थीम जो सुरंग की बनाई गई, उस सुरंग का जो अंत होता है जहाँ वो निकलती है, और फिर इसके बाद भी थीम बनती है कि बाबा बनकर के वो बैठता है और बाजार वहाँ होता है। और इसके पहले जिसने भी सुरंग खोदी थी, जो डूब रहे थे, वो घर के मुडेर पर जाकर के आत्महत्या कर रहे थे।
पागल करार दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो शेष बची बात, अगर आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो मैं वापस आपके सामने मौजूद हूँगा। धन्यवाद।